बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कोर्स जो है ना वो 9th और 10th के लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ और उनमें अभी जो है ना फिजिक्स 9th के लेक्चर्स का जो है ना प्रोग्रेस जारी है। यानी कि अभी तक हम 3 यूनिट का लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं 9th के फिजिक्स के। इससे पहले बायोलॉजी 9th एंड 10th इंग्लिश के लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आने वाले जितने में फिजिक्स और केमिस्ट्री के और भी लेक्चर अपलोड होने वाले हैं उनसे आप मुस्तफीद हो सके और उनकी बाखबर जो है ना उनकी इंटीमेशन आपको मिल सके आपकी ईमेल आईडी पे और आप उससे मुस्तफीद हो सकें। तो यूनिट 3 का लेक्चर जो है ना आपका पार्ट 1 ऑलरेडी रिकॉर्ड करके हम अपलोड कर चुके हैं। पार्ट 2 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट 3 यानी कि डायनामिक्स के लेक्चर्स का पार्ट 2, जिसमें फोर्स एंड मोमेंटम को डिस्कस करेंगे। तो बेल आइकन को लाजमी क्लिक करने के बाद अपने दोस्तों को, अपने साथियों को लाजमी बताइए ताकि आप जो बारी भरकम फीस बड़ी बड़ी अकेडमीज में अदा कर रहे हैं उससे आप छुटकारा हासिल कर सकें, क्योंकि सेम पैटर्न को हम यूटिलाइज कर रहे हैं जो ऑल ओवर द पंजाब इंप्लीमेंट किया हुआ है, पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट है। तो फोर्स एंड द मोमेंटम आप यूनिट 3 डायनामिक्स के लेक्चर्स का पार्ट 2 है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी कि फोर्स और मोमेंटम, इसमें क्या होता है कि आप फर्ज करें एक जिस्म है जिसका जो मास है m है, इब्तदाई वेलोसिटी v यही से हरकत कर रहा है, उस पर फोर्स जो f अमल करती है और उसमें एक्सेलरेशन a जब पैदा होता है तो इसमें वेलोसिटी की तब्दीली हो जाती है। फर्ज करें t वक्त के बाद उसकी आखिरी वेलोसिटी pf हो जाती है। अगर p1 और pi और pf जिस्म के बेहतर इब्तदाई और आखिरी मोमेंटम हो तो क्या चीज़ यहाँ पे आपको किस तरह आप इस तमाम चीज़ों को सोल्यूशंस करेंगे, तो ये यहाँ पे आपको दिखाया गया है। जैसे कि pi जो है इज इक्वल टू mvi एंड pf जो है mvf। इस तरह जो चेंज इन मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम और माइनस जो है ना इनिशियल मोमेंटम, तो इस तरह इनको यहाँ पे दिखाया जा सकता है, यहाँ पे पुट करके जो ये चीज़ें आपकी वैल्यूज है। इसके साथ साथ पी एफ माइनस पी वाई टी इज इक्वल टू, यहाँ पे आप निकाल के सॉर्ट आउट करने का सिंस ये चीज़ें एट द एंड आपको मिलती हैं। यानी कि इसमें मोमेंटम में तब्दीली में आगे देखेंगे तो आप इब्तदाई मोमेंटम और आखिरी मोमेंटम है, इसके बाद लिहाजा मोमेंटम तब्दीली की शरह हस्बे ज़ैल होगी। और इसके साथ साथ चूँकि बी एफ माइनस बी आई इज इक्वल ओवर टाइम है और इसमें वेलोसिटी में तब्दीली की शरह जो फोर्स एफ के जरिए पैदा होती है, यानी कि आप जब फोर्स आप लगाते हैं जब और इसके नतीजे में पैदा होने वाले एक्सेलरेशन ए के बराबर होगी, इसलिए पी एफ माइनस पी टू ओवर टी इज इक्वल टू एम ए। ये जो है ना न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक ये चीज़ें आपके सामने यहाँ पे आपको पुट होंगी। जब पुट होंगी 3.14 एक और जो है ना फार्मूला आपका यहाँ पे इंक्रीज होगा और यहाँ पे होगा मसबात 13.3.14 में भी फोर्स से मतलब इसकी बुनियाद पर हम न्यूटन के मोशन के कानून को मंजर अल्फाज में बयान कर सकते हैं। किसी जिस्म के मोमेंटम में तब्दीली की शरह उस फोर्स के बराबर होती है जो उस पर अमल करती है। इस मोमेंटम की ये जो तब्दीली होती है सिमत में होती है। मसबा 3.14 जो है वो आपको सिस्टम इंटरनेशनल मोमेंटम का यूनिट जो कि किलोग्राम पर सेकंड के बराबर है उसमें दिखाया जा चुका है। एग्जाम्पल आ गया 3.6 से 5 किलोग्राम मास का एक जिस्म 10 मिली सेकंड जो उसकी है पर सेकंड फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड। आपने फोर्स को फाइंड करना है इसमें और 2 सेकंड में रोकने की दरकार फोर्स मालूम आपने करनी है। जो एम है यानी कि आपकी मास जो 5 किलोग्राम है, वी आई जो आपकी 10 है, वी एफ आपकी 0 है और यहाँ पे जो आपका टाइम यहाँ पे दिया गया 2 सेकंड है। आपने फोर्स को डियर स्टूडेंट इस फार्मूलाज इस एग्जांपल में इस प्रॉब्लम्स में आपने फोर्स को आपने मालूम करना है। जो आपकी पी आई है वो आपका फार्मूला पुट करेंगे तो आपका ये सारे का सारा आपने ये आपका 25 एन यानी कि आपका जो बस रोकने वाले जिस्म जो दरकार फोर्स है वो 25 एन मनफी की अलामत ज़ाहिर करती है इस फोर्स के जिस्म को मोशन की सिमत के मुखालफ होगी। तो ये आपका जो है ना प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व किया। सेकंड आपका लॉ ऑफ जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, यानी कि मोमेंटम के कंजर्वेशन का जो कानून है, किसी सिस्टम के मोमेंटम का इन्हिसार इसके मास और वेलोसिटी पर होता है। एक सिस्टम की जिस्म का होता है उसमें जिसकी हदूद वाज़ह होती है। एक आइसोलेटेड सिस्टम वहाँ में टकराने वाले अजसाम का मजमूआ होता है, जिनके आइसोलेटेड जिन पर कोई भी बैरूनी फोर्स अमल ना कर रही हो। अगर सिस्टम पर कोई गैर मुतवाज़ी या नेट फोर्स अमल ना करे तो मसावात 3.14 जो के मुताबिक इसका मोमेंटम कांस्टेंट ही तस्वर किया जाएगा। बस आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम हमेशा तब्दीली के बगैर कायम रहता है।
और यही मोमेंटम के कंजर्वेशन का कानून है जिसे इस तरह से बयान किया जा सकता है। आपस में टकराने वाले दो या 200 से ज़्यादा जो अजसाम पर मुश्तमिल आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम हमेशा जो है ना कांस्टेंट रहता है, और इसको हम मुख्तलिफ किस्म की हवा से भरी हुई गुब्बारे की मिसाल पर गौर करें। गुब्बारा और उसमें भरी हुई हवा एक सिस्टम बनाते हैं। गुब्बारे को छोड़ने से कबल ये सिस्टम रेस्ट में होता है, और इसलिए इसका इब्तदाई मोमेंटम सिफर होता है। जैसे ही गुब्बारे को छोड़ा गया, इसमें खारिज होने वाली हवा अपनी वेलोसिटी बायस मोमेंटम हासिल करती है। मोमेंटम की इब्तदाई कीमत बरकरार रखने के लिए गुब्बारा बाहर निकलने वाली हवा की मुखालफत सिमत में हरकत करता है। M1 और M2 मास की दो गेंदें लें, जैसा कि शिकल 3.14 में दिखाया गया है। ये गेंदें एक सीधी लाइन में बिलतरतीब आप जो है ना, जबकि M1 की आपकी वेलोसिटी और M2 और U1 और U2 की वेलोसिटी U2 से ज़्यादा है। जैसा कि ये गेंदें आपके आगे बढ़ रही हैं और M1 मास की गेंद M2 के इसकी करीब होती जा रही है। मास का इब्तदाई मोमेंटम जो होता है उसको हम M1 से ज़ाहिर करते हैं, और वो क्या है यहाँ पे वो नीचे आपको दिखाया गया होगा इसमें। तो इस तरह इसमें जो मास के इब्तदाई मोमेंटम जो 2 है, M2 U2 यहाँ से आपको दिखाया गया है, और ये चीज़ें आपको इस तरह फाइनल जो आपका 3.15 जो यहाँ पे है, कुछ देर के बाद आप मास M वाली गेंद किसी फोर्स के साथ मास M2 वाली जो है ना वो उसके साथ जब टकराएगी न्यूटन के तीसरे कानून के मुताबिक, M2 बराबर मुखालफ सिमत में एक रिएक्शन मास M1 पर जब लगाएगी। फर्ज करें कि टकराने के बाद M1 और M2 की वेलोसिटीज बिलतदीर V1 और V2 हो जाती है। बस जो M1 का आखिरी मोमेंटम है उसको M1 V1 का नाम दिया जाता है, और मास M2 का जो आखिरी मोमेंट है उसको M2 और V2 का नाम दिया जाता है। तो इस तरह आप जो है ना इनको 3.15 की ये चीज़ें आपके सामने फाइनली आपको दिखाई गई हैं। नेक्स्ट है आपका 3.60, आपका जो है टकराने के बाद सिस्टम का कुल मोमेंटम जो कंजर्वेशन के कानून के मुताबिक है आफ्टर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, तो आपका M1 M2 प्लस M2 M2 3.16 ये आपकी जो इक्वेशन है मार से वजूद में आती है। सो मोमेंटम के कंजर्वेशन के मोमेंटम के कानून के मुताबिक टकराने के बाद सिस्टम का आखिरी जो मोमेंटम होगा इज इक्वल टू टकराने से कबल सिस्टम का कुल इब्तदाई मोमेंटम। तो इसका 3.17 यहाँ पे जो इक्वेशन आपको मिलती है, और ये आपको फार्मूला मिलता है। इक्वेशन 3.17 मसबात से ज़ाहिर है कि टकराने से कबल और टकराने के बाद एक आइसोलेटेड सिस्टम का कुल मोमेंटम यकसा रहता है, और इसी मोमेंटम के कंजर्वेशन का कानून कहते हैं। मोमेंटम के कंजर्वेशन के कानून को फिजिक्स का एक अहम कानून तस्वर किया जाता है। इसके इतलाक़ का दायरा इंतहाई वसी होता है। जिनके जो इसकी एप्लीकेशंस हैं, इसको एप्लीकेशन बहुत ही वसी तौर पे इम्पोर्टेंट कानून है, चूँकि इसको किया जाता है। इसके साथ साथ अगर आप एक सिस्टम में गन यानी कि बंदूक और गोली के सिस्टम पर गौर करें, तो बंदूक चलाने से कबल बंदूक और गोली दोनों रेस्ट हालत में होते हैं, इसलिए सिस्टम का कुल इब्तदाई मोमेंटम सिफर है। जैसे ही बंदूक से फायर किया जाता है, गोली तेजी के साथ बाहर निकलती है और इस तरह कुछ मोमेंटम हासिल करती है। सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रखने के लिए बंदूक की झटके से पीछे की तरफ हरकत करती है। मोमेंटम के कंजर्वेशन कानून के मुताबिक फायर के बाद भी अगर बंदूक और गोली का मोमेंटम सिफर होगा, तो फर्ज करें गोली का मास M है और फायर के बाद इसकी वेलोसिटी V है, जबकि बंदूक का मास M है और जिसम वेलोसिटी से पीछे की तरफ जो आती है वो भी V से ज़ाहिर की जाती है, इसलिए फायर के बाद बंदूक और गोली का कुल मोमेंटम जो होगा वो 0 होगा यानी कि सिफर होगा। तो इसमें देखेंगे अगर नीचे आपको कुछ फार्मूले आपको यहाँ पे दिखाए होंगे, यहाँ पे कुछ इक्वेशंस दी होगी। यस, तो बंदूक चलाने वाला जो मोमेंटम है, बंदूक का कुल मोमेंटम आपका इज इक्वल टू MV प्लस MV होगा 3.18 में, और मोमेंटम के कंजर्वेशन के मुताबिक जो टोटल मोमेंटम आप बंदूक चलाने के बाद था और उसके से जो पहले था इज इक्वल टू होगा। और अगर इन तमाम चीज़ों को हम मोमेंटम के कानून के मुताबिक अगर देंगे, तो MV प्लस MV इज इक्वल टू 0 या MV इज इक्वल टू माइनस MV कहलाएगा। आगे अगर हम देखेंगे V को, वेलोसिटी को M और V को और इसको मल्टीप्लाई करेंगे V के साथ, 3.19 आपकी जो है वो मसबात यहाँ पे क्रिएट होती है। मसबात 3.19 जो है इसमें बंदूक की वेलोसिटी को ज़ाहिर किया जाता है, जिसमें मनफी की अलामत ज़ाहिर करती है।
तो इसमें अगर देखेंगे तो बंदूक की ब्लास्टिक की सिमत गोली की ब्लास्टिक के मुखालफ यहाँ पे दिखाई जा रही है, यानी बंदूक पीछे की तरफ जाती है, यानी कि रिकॉयल करती है और क्योंकि बंदूक का मास गोली के मास के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए बंदूक के रिकॉयल के ब्लास्टिक की गोली की ब्लास्टिक के मुकाबले में बहुत कम तसव्वुर की जाती है। इसके साथ साथ एक रॉकेट और जेट इंजन की अगर मिसाल लें तो जो असुली तौर पर काम कर रहे होते हैं इन मशीनों में, ईंधन के जलने से जो गर्म गैसेज पैदा होती हैं वो बेइंतहा मोमेंटम से बाहर निकलती हैं, यानी कि उसकी लिमिट नहीं होती और मशीन इसके मसाबी यानी कि मुखालिफ सिमत में मोमेंटम करती है, यानी कि हरकत करना शुरू कर देती है जो इन्हें बहुत तेज स्पीड के साथ मोशन के काबिल बना देता है। तो ये आपका यानी कि कंजर्वेशन ऑफ लॉ है जिसको डिस्कस कर रहे हैं रॉकेट और इंजन वगैरह में। एग्जाम्पल है 3.7 है, कुछ चीज़ें गिवन दी गई हैं और ये फार्मूला है और इसको सोल्यूशन ये दिया गया है। मास आपका वेलोसिटी है, आपकी मोमेंटम है और भी आपने जो है ना इसमें मालूम करना है और वैल्यूज जो दी गई हैं फार्मूला आपका यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम चूंकि हमने पढ़ रहा था तो ये आपका एम बी प्लस एम बी इज इक्वल टू 0, इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये आपका जनाब मनफी की अलामत ज़ाहिर कर रही होती है बंदूक -0.7 मीटर पर सेकंड जो है ना इसको ये वेलोसिटी की तरफ रिक्वायल करती है, यानी कि बंदूक गोली की मुखालिफ सिमत में जब गोली यहाँ से निकलती है झटके के साथ जो पीछे बंदूक वापस आपकी तरफ खींची चली जाती है, ये आपकी उसका ज़ाहिर किया गया। नेक्स्ट है आपका फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में क्या होता है कि आपने कभी गौर किया कि फ्रिक्शन पर लटकाई हुई गेंद क्यों और रुक जाती है? हैव यू नोटिस मूविंग वॉल स्टॉप्स क्यों रुक जाती है जब एक बाइसाइकिल naturally there must be some force that why bicycle stops when the cycle stops pedaling। क्यों रुक जाता है जब बाइसाइकिल रुक जाती है जब एक पैडल जोर लगाना बंद करता है? ये कुदरती अमर है कि ऐसी फोर्स होनी चाहिए जो मुतहरक जिस्म को रोक सके, क्योंकि फोर्स ना सिर्फ एक जिस्म को हरकत देती है बल्कि मुतहरक जिस्म को भी रोकती है। द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग, यानी कि वो फोर्स जो सतहों के माबैन मोशन में मज़ाहमत पैदा करती है, दोनों सतहों के माबैन मोशन, उसको हम फ्रिक्शन कहा जाते हैं, यानी कि इसको रगड़ की कुव्वत का भी कानून कहा जाता है। फ्रिक्शन इज ए फोर्स दैट कम्स इनटू एक्शन एज सून एज ए बॉडी इज पुश्ड और पुल्ड। ये जैसा कि हम देखते हैं कि हम किसी भी जिस्म को धकेलते या खींचते हैं, फ्रिक्शन की फोर्स का अमल शुरू हो जाता है। ठोस अजसाम की सूरत में दो अजसाम के दरमियान फ्रिक्शन की जो फोर्स होती है वो आपको बहुत से अवामिल पर मुनहसर होती है, यानी कि डिपेंडेबल होती है। मसलन आपस में मिली हुई इन कॉन्टैक्ट सतहों की नोयत और एक दूसरे की सतह पर दबाने वाली फोर्स अपनी हथेली को मुस्तकिल सतह मसलन मेज, कालीन, पॉलिश की हुई संगे मरमर की सतह और ईंट वगैरह पर रगड़ें, आप देखेंगे कि सतह जितनी हमवार होगी हथेली को हरकत देना उतना ही आसान होगा। मजीद ये कि जितना आप हथेली को इस तरह दबाएंगे हथेली को हरकत देना उतना ही मुश्किल होगा। फ्रिक्शन यानी कि वाई फ्रिक्शन अपोजेस मोशन। फ्रिक्शन हरकत की मुखालफत क्यों करती है? कोई सतह मुकम्मल तौर पर हमवार नहीं होती, बेसार एक हमवार सतह माइक्रोस्कोप से मुशाहदा करने पर नाहमवार नजर आती है। इसमें छोटे छोटे गड़े और उभरी हुई जगह नजर आती हैं। शक्ल 3.17 में दो लकड़ी के ब्लॉक्स की मिली हुई सतहों का माइक्रोस्कोप के जरिए मुआयना किया गया है। जब इस पर इससे पता चलता है कि इन दोनों सतहों के दरमियान और इत्तिसाल के पॉइंट्स पर एक किस्म के कोल्ड वेल्स बन जाते हैं, और जब ये कोल्ड वेल्स बन जाते हैं तो इसमें क्या चीज़ आपको ये कोल्ड वेल्स एक सतह को दूसरी सतह पर हरकत देने में रुकावट पैदा करते हैं और ऊपर वाले ब्लॉक पर मजीद वजन शामिल करने दोनों सतहों के दरमियान पाए जाने वाली फोर्स में इजाफा हो जाता है और इसमें शक्ल 3 पॉइंट सतहों के इत्तिसाल के मकाम का मैग्नीफाइज यानी कि उस पर सतह में होता है। दो सतहों के इत्तिसाल के मकाम का जो मैग्नीफाइड व्यू होता है वो इस तरह इन तमाम चीज़ों को देखा जाता है 3.17 शक्ल में, जिसको हमने ऊपर एक्सप्लेन किया। तो इस वजह से मज़ाहमत में भी इजाफा हो जाता है, यानी कि कॉन्टैक्ट्स बिटवीन दैम, और बस जितनी दबाने वाली फोर्स ज़्यादा होगी एक दूसरे पर हरकत करती हुई सतह के दरमियान फ्रैक्शन उसमें ज़्यादा आपको दिखाई जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि आप जो स्टेनिक फोर्स फ्रैक्शन इस लगाई कोई फोर्स के बराबर होती है और इसमें जो एक रेस्ट में पड़े हुए जिस्म को मोशन में लाने की कोशिश करती है, लगाई जाने वाली फोर्स में इजाफा के साथ जो स्टैटिक फ्रैक्शन भी बढ़ती है, लेकिन स्टैटिक फ्रैक्शन एक खास हद तक हो सकती है। स्टैटिक फ्रैक्शन की ज़्यादा से ज़्यादा मकदार आपकी एफ इंतहाई फ्रैक्शन कहलाती है, यानी इक्विलिब्रियम फ्रैक्शन आपकी कहलाती है, और ये वो सतहों में आपस में दबाने वाली फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन वो मखसूस सतहों के लिए इंतहाई फ्रैक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का तनासब एक कांस्टेंट होता है जिसे फ्रैक्शन का आपका कोएफिशिएंट यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन कहते हैं। इसे यू से यानी कि म्यू से ज़ाहिर किया जाता है। बस
आपका जो म्यू है इज इक्वल टू आप एफ ओवर आर कहलाएगा, और एफ एस इज इक्वल टू म्यू आर आपको 3.20 3.1 में। और अगर मास ब्लॉक का मास एम हो तो उसकी सतह के लिए आर इज इक्वल टू एम जी, और एफ एस इज इक्वल टू म्यू एम जी आपका 3.22 हो सकता है। जमीन पर चलने के लिए फ्रिक्शन की जरूरत होती है। हम वार तलों वाले जूते पहनकर गीले फर्श पर दौड़ना खतरनाक साबित हो सकता है। एथलीट्स खास किस्म के जूते इस्तेमाल करते हैं और जिनकी ज़मीन के साथ गिरफ्त गैर मामूली होती है। ऐसे जूते उन्हें तेज़ दौड़ के साथ साथ गिरने के महफूज रखते हैं। अपनी बाइसाइकिल को रोकने के हम क्या करते हैं, हम ब्रेक्स लगाते हैं। ब्रेक्स के साथ लगे हुए जो रबड़ दबाने से फ्रिक्शन मुहैया करते हैं, वो बाइसाइकिल को आप रोक दिया जाता है। तो इस तरह जो है ना आपकी फ्रिक्शन की जो रगड्स की कुव्वत है वो पैदा होती है, और आप इन तमाम चीज़ों को आप करने के काबिल हो जाते हैं, इन तमाम चीज़ों को देखने के काबिल हो जाते हैं, और फ्रिक्शन की जो कुव्वत है उसको आप समझने के काबिल हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपके सामने फ्रैक्शन को बारे में डिस्कस किया गया। नेक्स्ट आपका जो है रूलिंग फ्रैक्शन होगा। रूलिंग फ्रैक्शन में क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं वो आइए देखते हैं। रूलिंग फ्रैक्शन आपका जो है ये व्हील इज़ वन ऑफ द, यानी कि इंसान की तारीख में अगर हम देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट इन्वेंशन हम एक पहिया है आम ईजाद में से एक इन्वेंशन इज द हिस्टोरिक ऑफ मैनकाइंड। द फर्स्ट थिंग अबाउट अ व्हील, एक पहिया है। पहिए के बारे में हम पहला नुकता यह कि हरकत के दौरान सरकने की बजाय रोल करता है, यानी कि घूमता हुआ आगे बढ़ता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन में खातर खा कमी पैदा हो जाती है वाई। और ये है रूलिंग फ्रिक्शन। आपको यहाँ पे रूलिंग फ्रिक्शन की हेडिंग नजर नहीं आ रही, लेकिन ये 33.8 में आप रूलिंग फ्रिक्शन को ज़ाहिर करता है। व्हेन द एक्सल ऑफ व्हील इज पुश्ड, और जब एक पहिए के एक्सल को धकेला जाता है तो पहिए और ज़मीन के दरमियान फ्रिक्शन की फोर्स जो है ना वो एक्शन फराहम करती है। ये रिएक्शन की फोर्स पहिए और ज़मीन के दरमियान में लगाई गई फोर्स के मुखालफत में अमल करती है। ये पहिया गोल्ड यानी कि वर्ड्स के टूटे बगैर रोल करता है। यही वजह कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बेनिस्बत रूलिंग फ्रिक्शन इंतहाई कम होती है। इस हकीकत में रूलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम किया जा सकता है। बॉल बैरिंग और रोलर बैरिंग में फ्रिक्शन की वजह से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर पहिए और जमीन में, यानी कि द व्हील वुड नॉट रोल ऑन पुशिंग इफ देयर इज वुड बी फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील एंड द ग्राउंड। अगर पहिए और जमीन के दरमियान फ्रिक्शन ना हो तो धकेलने पर पहिया नहीं घूमेगा। इसलिए एक सतह पर पहिए को घुमाकर जो पहिए को घुमाकर आगे बढ़ाना यानी कि रूल करने के लिए फ्रिक्शन की जरूरत होती है। गीली सड़क पर गाड़ी चलाना खतरनाक होता है, क्योंकि ऐसी सूरत में टायरों और सड़क के दरमियान फ्रिक्शन कम हो जाती है, जिससे टायरों के फैलने के इम्कान में इजाफा हो जाता है। फ्रिक्शन में इजाफा के लिए टायरों पर थ्रेडिंग की जाती है। इस तरह थ्रेडिंग सड़क की गिरफ्त में इजाफा करती है और गीली सड़क पर भी गाड़ी चलाना महफूज हो जाती है। एक बाइसाइकिल सवार अपनी बाइसाइकिल को रोकने के लिए ब्रेक लगाता है। जैसे ही ब्रेक लगाए जाते हैं और पहिए घूमना बंद कर देते हैं और स्लाइड करना शुरू कर देते हैं, इसलिए बाइसाइकिल फौरन जो है ना वो और रुक जाती है। इस साइकिलिस्ट अप्लाई जाती है। नेक्स्ट आपका अगर हम देखेंगे तो ये आपकी फ्रिक्शन के बारे में ब्रेकिंग और स्केडिंग है। और ब्रेकिंग और स्केडिंग में क्या चीज़ें अप्लाई करती हैं, क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं, आइए इसमें देखते हैं। इसमें क्या होता है कि एक चलती हुई गाड़ी के पहियों की वेलोसिटी के दो कंपोजिट होते हैं। फर्स्ट वन आपका सड़क पर पहियों की मोशन है, सेकंड वन आपका जो है ना पहियों की अपने एक्सरे के गिर्द आपकी मोशन है। इसमें क्या होता है कि गाड़ी को सड़क पर चलाने के लिए और चलती हुई गाड़ी को रोकने के लिए टायरों और सड़क के दरमियान फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर अगर सड़क पर फिसलन से और टायर घुसे हुए हैं तो टायर बजाय रोल करने के लिए सड़क पर फिसलना शुरू हो जाएंगे। अगर टायर इसी सड़क पर एक ही जगह फिसलना शुरू कर दें तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। बस टायरों को घूमकर आगे बढ़ने या रोल करने के लिए जो टायरों और सड़क के दरमियान फ्रिक्शन की फोर्स इतनी जरूरत होती है जो टायरों को फिसलने से रोक सकती है। और इसी तरह सिमिलरली जो है ना एक कार को फौरी तौर पर रोकने के लिए टायरों और सड़क के दरमियान फ्रिक्शन की ज़्यादा फोर्स की जरूरत होती है। लिहाजा टायरों के जरिए फराहम की जाने वाली इस फ्रिक्शन फोर्स की एक हद होती है। अगर बहुत से जोर ब्रेक लगाए जाएं तो कार के पहियों का घूमना बंद हो जाएगा। लिहाजा ज़्यादा मोमेंटम की वजह से कार के पहिए बगैर घूमे सड़क पर घसीटने लगते हैं, जिससे कार की मोशन की सीमत पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है, जिससे कोई हादसा रोकना नहीं होता। स्किडिंग यानी कि कार के पहियों का घूमे बगैर मोशन में इम्कान को कम करिए मशवरा दिया जाता है। तेज़ रफ्तारी की हालत में खसूसन फिसलन वाली सड़क पर इतनी जोर से ब्रेक लगाने ना जाएं, पहियों की रोटेशनल मोशन खत्म हो जाए या मजीद के दूसरे टायरों के साथ गाड़ी चलाना गैर महफूज हो जाता है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है नेक्स्ट आपका फ्रिक्शन। और फ़वायद क्या हैं फ्रिक्शन के? फ़वायद और नुकसानात भी हैं। तेज़ रफ्तारी के बायस हरकत करने की फ्रिक्शन की मौजूदगी एनर्जी के ज़िया का बायस बनती है, क्योंकि ये मोशन की मुखालफत कर रही होती है।
इसके साथ आके उनके मोशन की मुखालफत करती है और मदर के जिसाम की स्पीड को महदूद करती है। मशीनों के मोशन में रहने वाले जो मुख्तलिफ पुर्जों के दरमियान फ्रिक्शन की वजह से हमारी कारआमद एनर्जी का बेशतर हिस्सा हरारत और आवाज़ की सूरत में ज़ाया होता है। इन मशीनों में फ्रिक्शन की वजह से मोशन में रहने वाले पुर्जे जल्दी ही घुस जाते हैं या फिर टूट का शिकार हो जाते हैं। ताहम कभी भी फ्रिक्शन इंतहाई ज़रूरी होती है। अगर कागज़ और पेंसिल के दरमियान फ्रिक्शन ना हो तो हम नहीं लिख सकते और फ्रिक्शन हमें ज़मीन पर चलने के काबिल बनाती है और हम फिसलने वाली जगहों पर दौड़ नहीं सकते। फिसलने वाली ज़मीन बहुत कम फ्रिक्शन फराहम करती है, इसलिए कोई भी शख्स जो फिसलने वाली ज़मीन पर दौड़ने की कोशिश करता है हादसा से दो चार हो सकता है। इस तरह फिसलने वाली सड़क पर एक तेज़ रफ्तार गाड़ी को रोकने के लिए बहुत ज़ोर से ब्रेक लगाना खतरनाक हो सकता है। अगर हवा की रेजिस्टेंस ना हो तो परिंदे उड़ नहीं सकते। परिंदे पीछे की तरफ धकेली हुई हवा के एक्शन के बायस परवाज करते हैं, लिहाजा सूरत हाल में हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है, जबकि दूसरी सूरतों में हमें फ्रिक्शन को मुतलक़ान कम करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस तरह ये आप तमाम के तमाम एग्जाम्पल जो इमेजेस दिए गए हैं तो इन्हीं से रिलेटेड है। मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ फ्रिक्शंस में इसमें क्या होता है कि आप मनज़ा तरीक़ों से फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है। नंबर 1, एक दूसरे पर हम कर देने वाले सतहों को हमवार किया जा सकता है। नंबर 2, तेज़ रफ्तार जो अजसाम हैं यानी कि आपके जो मूविंग ऑब्जेक्ट हैं उनको मसलन कार, हवाई जहाज़ वगैरह ऐसा करने से हवा की रुकावट कम हो जाती है और इस वजह से तेज़ रफ्तारी से दौरान इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। नंबर 3 में देहाती पुर्जों के दरमियान फ्रिक्शन को कम करने के लिए तेल या ग्रीस लगा दी जाती है। नंबर 4, आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन की निस्बत रूलिंग फ्रिक्शन बहुत कम होती है, इसलिए बॉल बेयरिंग या बेयरिंग के इस्तेमाल स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रूलिंग फ्रिक्शन में तब्दील कर दिया जाता है। नेक्स्ट आपका सर्कुलर मोशन यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलेशन क्या होती है, वो इसमें अगर आप देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलेशन मोशन में वो कम ऐसी चीज़ों के साथ हमने डेली तौर पे जनाब हमारा रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसे अजसाम में हमारा जो है ना वो सामना करना पड़ता है जो दायरे में हरकत कर रहे होते हैं। और इसमें क्या होता है कि पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा है, इसको एक डोरी एक सिरे से बांध दे, डोरी के सिरे को जो है ना आप हाथ में पकड़कर पत्थर के टुकड़े को घुमाए, जैसा कि शक्ल 3.24 में दिखाया गया है। तो इसमें क्या होता है कि आप पत्थर का एक टुकड़ा एक सलकन दायरी रास्ते पर हरकत करेगा। पत्थर के टुकड़े की मोशन जो है आपकी सर्कुलेशन कहलाती है और यही जो सर्कुलेशन होती है उसमें पत्थर के टुकड़े की मोशन इस तरह ज़मीन के गिर्द चांद की मोशन भी सर्कुलेशन मोशन कहलाती है और किसी जिस्म के सर्कुलर रास्ते पर मोशन को सर्कुलेशन मोशन हम कहते हैं। इसकी डेफिनेशन नेक्स्ट है आपकी सेंट्रल जो फोर्सेस यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स। इसमें क्या होता है कि फ़र्ज़ करें कंसीडर एक डोरी के सिरे पर जिस्म बांधा गया है, जिस्म यूनिफॉर्म स्पीड के साथ सर्कल रास्ते में हरकत कर रहा है। इनर्शिया की वजह से एक सिस्टम में एक जिसमें सीधा रास्ते पर हरकत से करने का रुझान पाया जाता है, ये ट्रेंड है उसमें। फिर जिस्म दायरे में क्यों हरकत करता है और डोरी जिस्म से जिस्म बंद किया जाता है, जिस्म को मुंतकिल दायरे के मस्जिद तरफ खींचती है और इस तरह ऐसे दायरे में हरकत करने पर मजबूर करती है। डोरी जिस्म को इसकी मोशन की सिमत के आमूदी सिमत में खींचती है, जैसा कि शक्ल 3.26 में दिखाया गया है। और इसमें क्या होता है कि जिस्म को खींचने वाली इस फोर्स की सिमत हमेशा दायरे के मरकज़ की जानब होती है, इसलिए इसकी सिमत में हर लम्हा तब्दील हो रही होती है। दायरे के मरकज़ की जानब अमल करने वाली इस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, जिसमें ये जिस्म को दायरे में घुमाती है और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा जिस्म की मोशन की सिमत के आमूदन हरकत करके अपना जो फार्मूला है वो सर अंजाम देती है, जैसा कि शक्ल में 3.26 में भी दिखाया गया, 3.27 में भी दिखाया गया। लेट अस स्टडी द सेंट्रीपिटल। आइए सेंट्रीपिटल की चार मसालों का हम मुवाजना करें। शक्ल 3.27 ये इसमें आगे दिखाया गया है कि एक डोरी के सिरे पर बांधा गया एक पत्थर का टुकड़ा दिखाया गया। डोरी में मौजूद टेंशन जरूरी है सेंट्रीपिटल फोर्स फराहम करता है, पत्थर के टुकड़े के दायरे में मोशन को कायम रखता है। अगर डोरी मजबूत ना हो तो सेंट्रीपिटल फोर्स फराहम करने के लिए जरूरी टेंशन मुहैया नहीं कर सकेगी और वो टूट जाएगी और पत्थर का टकराव दारों के साथ साथ उसकी जो टेंजमेंट है उसको बनाते हुए दूर जा गिरेगा, जैसा कि शक्ल 3.27 में दिखाया गया है। सेकंड आपका चांद जमीन के गिर्द हरकत करता है, मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ और इसे जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स जरूरी सेंट्रीपिटल फोर्स फराहम करती है। फर्ज करें मास एम का एक जिस्म का रेड आर है, दायरे में यूनिफॉर्म स्पीड वी से हरकत कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी का पैदा करता अस्कलरेशन ए हस्बे ज़ैल है। वो क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये आपका अस्कलरेशन ए से ज़ाहिर करते हैं और ये वी वेलोसिटी और आपका जो तय करदा फासला है। अगर इसमें जो है ना न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी दर्ज ज़ैल होगी
होगी और वो क्या होगी, एफ सी इज इक्वल टू एम ए, एफ सी इज इक्वल टू एम बी आर स्क्वायर। और इक्वेशन यहाँ पे 3.26 को अगर देखा जाए तो दायरे में हरकत करने वाले जिस्म को किसी भी जिस्म में जो ऊपर दी गई 3.26 है सेंट्री फोर्स की जरूरत होती है, वो वेलोसिटी के मरबा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दायरे के जिनके रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल उसमें हरकत करती है। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या होता है कि आप इसमें फर्ज करेंगे कि डोरी के सिरे पर बंधा गया एक पत्थर टकराव के तौर पर खास कर रहा है, जैसा कि शक्ल 3.28 में दिखाया गया है। और वो 3.28 कौन सी है, यहाँ पे हम देखेंगे थोड़ा सा, अगर ये देखें तो यहाँ पे 3.2 यही चीज़ नज़र आ रही है। तो इसमें क्या होगा कि ज़रूरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जरिए अमल करती है ये तमाम की तमाम चीज़ें, और पत्थर के टुकड़े को दायरे में हरकत करने पर मजबूर करती है। न्यूटन के मोशन के तीसरे कानून के मुताबिक सेंट्रीपिटल फोर्स का रिएक्शन भी होगा, और ये सेंट्रीपिटल रिएक्शन जो डोरी पर बाहर की तरफ हरकत करता है उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। एग्जाम्पल है 3.8 में 100 ग्राम के एक पत्थर के टुकड़े को 1 मीटर लंबी डोरी के सिरे से बांधा गया। पत्थर का ये टकराव 5 मिनट की स्पीड से दायरे में हरकत कर रहा है, और डोरी में टेंशन हम इसमें मालूम करें। एम है 100 मिली, बी आपका 5 मीटर पर सेकंड है, और आर जो है 1 मीटर है। आपने टी जो है ना इसको इज इक्वल टू एफ आपने मालूम करना है, यानी कि टेंशन इन द स्ट्रिंग प्रोवाइड द नेसेसरी सेंटीमीटर टेंशन जो है डोरी टी जरूरी आपको फराहम करती है, यानी कि एफ जो है इज इक्वल टू एम बी आर स्क्वायर, और टेंशन आपका फार्मूला पुट करने के बाद ये होगा, और चूंकि ये बस डोरी में टेंशन 2.5 एन के बराबर। नेक्स्ट आप है बैंकिंग ऑफ द रोड्स, यानी कि बैंकिंग ऑफ रोड में क्या होता है, जब एक किसी कार का दायरा नमा दायरा नमाज जो है उसे सेंट्रीपेटल फोर्स की ज़रूरत होती है। टायर और सड़क के दरमियान मौजूद फ्रिक्शन ज़रूरी सेंट्रीपेटल फोर्स फराहम करती है। यहाँ पे ये शक्ल में भी दे सकते हैं 3.29 में। तो इस तरह ये फर्क, अगर टायर और सड़क के दरमियान फ्रिक्शन की फोर्स नाकाफी हो, खसूसन गीली सड़क पर, तो कार रोड फिसल सकती है। ये मसला दायरा नमाज सड़क की बैंकिंग के जरिए हासिल किया जाता है। बैंकिंग का मतलब है कि सड़क के बैरूनी किनारे को ऊंचा करना, यानी कि 3.29 में बैंकिंग की वजह से गाड़ी पर अमल करने की वाली सड़क के नॉर्मल रिएक्शन का एक उफ़की कंपोजेंट गाड़ी के मोड़ने के दौरान एक जरूरी सेंटीमीटर फोर्स फराहम करता है। इस तरह सड़क की बैंकिंग गाड़ी को फिसलने से रोकती है और गाड़ी चलाने को महफूज बना देती है। तो ये आपको शक्ल में बताया गया। नेक्स्ट आपके वाशिंग मशीन ड्रायर। वाशिंग मशीन ड्रायर में क्या होता है कि वाशिंग मशीन में चूंकि जो घूमने वाली टोकरियों के पर मुश्तमिल होता है, ये टोकरियाँ सिलेंडर की शक्ल की होती हैं जो वाशिंग मशीन का जो सिस्टम होता है, और ये टोकरियाँ इनकी दीवारों में बहुत ज़्यादा तादाद में सुराख पाए जाते हैं, जैसा कि शक्ल 3.3 में दिखाया गया है। और इसके अंदर गीले कपड़े रखकर सिलेंडर की शक्ल के रोटर का ढक्कन बंद कर दिया जाता है। जब ये तेज़ स्पीड से घूमता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से गीले कपड़ों का पानी सुराखों के नजरिए से बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट आपका क्रीम सेपरेटर। इसमें क्या होता है, बहुत से जदीद प्लांट्स ग़िज़ाई एशिया में चिकनाई के अज्जा की मकदार को कंट्रोल करने के लिए सेपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। सेपरेटर तेज़ से घूमने वाली मशीन होती है, और इसमें क्या होता है कि आप एक सेपरेटर तेज़ से इसके काम करने का असूल वही है जो सेंट्रीफ्यूज मशीन का होता है। ये आपको दिखाया गया है, यानी कि क्रीम सेपरेटर। और इसमें जिसमें दूध डालकर उसे तेज़ से घुमाया जाता है, जिसके बायस दूध के बाहरी अज्जा या बाहर की तरफ हल्के अज्जा अंदर की तरफ, यानी कि एक एक्सेस की तरफ चले जाते हैं, और दूध के दूसरे अज्जा के मुकाबले में मक्खन या क्रीम हल्के हो जाते हैं। इसलिए मक्खन के बगैर यानी कि स्किम्ड दूध प्याला की बैरूनी दीवार से बाहर निकाल दिया जाता है। हल्के अज्जा मरकजी और एक्सेस की तरफ धकेल दिए जाते हैं, जहां उन्हें पाइप के जरिए हासिल कर लिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये था यूनिट 3 यानी कि डायनामिक्स के लेक्चर्स का पार्ट 2, जिसमें हम बहुत सी चीज़ों को डिस्कस किया। क्रीम सेपरेटर, वाशिंग मशीन, ड्रायर, बैंकिंग ऑफ रॉड, और इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसके साथ साथ हमने सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसमें न्यूटन के फ्रिक्शन के फवायद क्या होते हैं, फ्रिक्शंस क्या होता है, ब्रेकिंग एंड स्कैनिंग क्या होती है, और इसमें जो रूलिंग फ्रिक्शंस होती है उसको हमने डिस्कस किया। और इसके साथ साथ हमने जो है ना फ्रिक्शन को डिस्कस किया, और फ्रिक्शन के साथ साथ बहुत सारी एग्जांपल्स को और उनके फार्मूलोज को हमने डिस्कस किया। और इस सेकंड पार्ट में और मोमेंटम के कंजर्वेशन का ये कानून के अब हमने डिस्कस किया। ये यूनिट 3 के लेक्चर्स का पार्ट 2 ये समरी है, और ये समरी में आपके पूरे के पूरे यूनिट में इस चैप्टर में वो तमाम की तमाम चीज़ें हैं जिनकी डेफिनेशंस को यहाँ पे आपको दोबारा आपकी जो ख़ास चीज़ें यहाँ पे निकाल के पेस्ट किया गया है, ताकि आपको इसको लर्न कर सकें, लर्न करने के साथ साथ मेमोराइज कर सकें,
हैं और इसके साथ साथ अपने एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं। ये वही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको शॉर्टकट क्वेश्चन में दिया गया। नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस आपकी इसी चैप्टर से रिलेटेड हैं। चूंकि मैंने ए टू जी तमाम के तमाम चैप्टर डिस्कस कर दिए जा रहे हैं, ये आपने आप खुद ट्राई करनी है। आपकी जो एक्सरसाइज जिसमें क्वेश्चन वगैरह ये वही चीज़ें हैं जो आपका पूरे का पूरा चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, पूरे का पूरा यूनिट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं इन तमाम की जो एक्सरसाइज वगैरह है इसको हाथ नहीं लगा रहा, क्योंकि मैं ए टू जी पूरे का पूरा चैप्टर को प्रॉपर रिजॉल्व करके आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, ट्रांसलेशन के साथ बता रहा हूँ। इसलिए मैं नहीं समझता कि मैं इन तमाम चीज़ों को दोबारा रिपीट एंड टेलीकास्ट करके आपको आपका टाइम वेस्ट करूं और आपको ये मज़ीद प्रॉब्लम का बायस करूं। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आपके तमाम फार्मूले हमने स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ों के जो भी इस चैप्टर में ये यूनिट के 2 पार्ट्स में डिस्कस किया, उन्हीं से रिलेटेड ये फार्मूला प्रॉब्लम्स हैं और उन फार्मूलोज को पुट करके जो आपको लर्न करने होंगे, मेमोराइज करने होंगे और उन प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए उनको यहाँ पे पुट करना होगा। इनकी वैल्यू को पुट करने के बाद आप जो है ना इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। चूँकि इन तमाम चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप हमने डिस्कस किया, इसलिए आप उन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। इस लेवल पे 9th और 10th के लेवल पे आपको यही चीज़ें आपके लिए बहुत सूटेबल हैं। तो इसके साथ ही हम लेक्चर्स का बाकायदा एहतराम करें। तमाम स्टूडेंट जिन्होंने अब ये ज्वाइन किया है उनसे गुजारिश है 9th और 10th के तमाम सब्जेक्ट के लेक्चर्स आइंदा आने वाले बाकी जो रह चुके हैं वो भी अपलोड होने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। और ये तमाम पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट का तमाम के तमाम पंजाब बोर्ड में ये बुक्स लगवाई हुई है और जिनके पंजाब टेक्स्ट बुक कोर्स हैं तमाम लोग इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। और इसके साथ ही हम आपसे गुजारिश करते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाले में जितनी भी वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड हों उनका इंटीमेशन आपको ईमेल आईडी पे मिल सके और आप उससे मुस्तफीद होकर अपने नॉलेज को इन्हेंस करने के साथ साथ एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ये आपकी बेसिक लेवल है, ये आपकी बुनियाद है। अगर साइंस के स्टूडेंट हैं या कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो इसी लेवल के मुताबिक यहाँ पे आपको जो चीज़ें आपके इस लेवल में हैं वो आपको दिखाई जा रही हैं, आपको बताई जा रही हैं। तो आपने स्टेप बाय स्टेप इसको स्टॉप करके पॉज करके स्लो आप इन लेक्चर को सुन सकते हैं अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, अपनी ज़हनीत के मुताबिक जितना आप लर्न कर सकते हैं, जितना आप मेमोराइज कर सकते हैं। चूँकि पूरे का पूरा चैप्टर यहाँ पे आपको डिस्कस करके बता दिया जाता है, तो आप अभी आपने अपने साइड सॉर्ट आउट करना है कि इन लेक्चर से आपने किस तरह अब मुस्तफीद होना है। आपको साथ साथ हम गाइड भी करते जा रहे हैं किस तरह थोड़ा थोड़ा करके इन तमाम चीज़ों को आप लर्न करके। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें और दारी भरकम फीस से छुटकारा हासिल करें। और घर में बैठ के आपके पास एक मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या पीसी आपके पास होगा, इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू इन तमाम चीज़ों को आप हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें दीजिएगा इजाज़त हमारी तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़। यूनिट 4 में जिसमें टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस को डिस्कस किया जाएगा, फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।